हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की स्टेनो क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हमारा यह 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन है। जो भी छात्र एसएससी सी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर एग्ज़ाम होना है उनकी तैयारी कर रहे हैं, वे सभी इसको लिख सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सभी लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। अपने लोगों को विदेश से वापस लाने के लिए किसी देश ने इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया है। चीन ने भी नहीं। कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे देशवासियों को वापस लाने का भारत का महाअभियान चल रहा है। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम देकर इसे प्रेरक और राष्ट्रीयता के भाव से परिपूर्ण मिशन बनाने की कोशिश है। पहले 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को विशेष विमान से लाया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने भी समुद्र सेतु अभियान आरंभ किया है। इसके प्रथम चरण में नौसेना ने अपने युद्धपोतों आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर को मालदीव भेजा था। इसके अलावा आईएनएस सरदुल पोत मुंबई से कोचीन आ गया। पहला चरण में एयर इंडिया के 64 विमान भी इस कार्य में लगाए गए। अपने लोगों को विदेश से वापस लाने के लिए किसी देश ने इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया है। इतना बड़ा अभियान हमसे ज़्यादा प्रवासी आबादी वाले चीन ने भी नहीं चलाया है। सबसे ज़्यादा लोगों को खाड़ी के देशों से वापस लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात सहित खाड़ी के देशों से केरल लौटने के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या सर्वाधिक है। यह अभियान इतना बड़ा है कि कब तक चलेगा कोई बता नहीं रहा। करीब 1 करोड़ 74 लाख भारतीय विदेश में रहते हैं। बड़ी तादाद में वे भारतीय दूतावासों उच्चायोगों में अपना पंजीकरण करा रहे हैं। सिर्फ खाड़ी के देशों में ही 3 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अब तक वतन वापसी के लिए अपना पंजीकरण कराया है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 15 मई से आरंभ होगा, जिसके तहत अनुमानतः 1,92,000 लोगों को वापस लाया जाएगा। नौसेना ने अपने 14 अन्य युद्धपोतों को भी तैयार कर रखा है। इससे पहले वह साल 2006 में लेबनान और 2015 में यमन के युद्ध प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों को लेकर आई थी। भारतीय वायुसेना के 30 विमानों को भी तैयार रखा जा रहा है। सच कहा जाए तो यह भारतीयों की घर वापसी का पिछले साल का सबसे बड़ा अभियान है। इससे पहले 1990 में खाड़ी युद्धों के समय कुवैत से 170 लाख भारतीय एयरलिफ्ट किए गए थे। यह काम आसान नहीं है। इसमें अपने जोखिम है। लोगों को लाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है। केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाज़त मिल रही है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। भारत आने के बाद जांच हो रही है और 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इस बड़े अभियान में लगे पायलटों और अन्य लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी
एक बड़ी चुनौती है। चिंता की बात यह है कि कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एयर इंडिया के दिल्ली कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। ऐसे में इस अभियान की आलोचना भी होगी। ध्यान रहे, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर इस अभियान के तहत कोई भी सेवा मुफ्त नहीं है। कोरोना जांच से लेकर क्वारंटीन में रहने तक का खर्च भी यात्रियों को ही देना होगा। जो लोग पैसे देकर लौट सकते हैं वे दूरी के हिसाब से 12,000 से 1 लाख रुपए तक देकर लौट रहे हैं। लौटने वालों को इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी दूसरे चरण में तब आएगी जब निजी विमान सेवाओं को भी इस काम में लगाया जाएगा। कुल मिलाकर विदेश से घर वापसी का यह महाअभियान लंबा चलेगा। भारत ने कोरोना काल में कई इतिहास बनाए हैं, जिनमें एक अध्याय भारतीयों की विदेश से वतन वापसी का भी जुड़ जाएगा। उन्हें लाने के बाद की समस्या कम जटिल नहीं होगी। जो लोग आ रहे हैं उन सबको वहाँ रोजगार प्राप्त था। उन्हें भारत में कहाँ और कैसे समन्वित किया जाएगा, यह बड़ा प्रश्न देश के सामने है। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा भी की है। विदेश मंत्रालय उन सब के आंकड़े तैयार करके राज्यों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों को देगा, लेकिन क्या उन सभी को रोजगार मुहैया कराना संभव होगा? अभी आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हैं। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी तो ज़्यादा संभावना यही है कि विदेश से आने वाले लोग स्वयं ही नौकरी तलाश लेंगे। संभव है कि उनमें से जो ज़्यादा योग्य होंगे वे स्वयं का अपना उद्यम शुरू करेंगे। लौट रही आबादी हमारे लिए संसाधन है, भार नहीं। चुनौतियों से निपटते हुए हमें आगे का रास्ता तय करना है। आर्थिक सुधार के केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व आरबीआई ने कई सतह के कदम उठाए हैं, मगर आज ज़रूरत है ऐसे व्यवहार कार्य योजना की जिससे 2021 से 22 में पूर्व की भांति विकास दर 6 से 7% हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने भारत और चीन को छोड़ शेष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है। कहा गया है कि इन दोनों देशों में विकास दर बेशक गोते लगाएगी, पर उनमें शायद ही ज़्यादा स्वीकृत हो। जाहिर है, जर्मनी व जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, हम भी यदि एक टीम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर वैसा ही कर सके तो कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं। सुधार को लेकर ये 10 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के हित में है। पहला, नई हरित क्रांति की शुरुआत। बेशक 1960 के दशक की पहली हरित क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ी, पर भारत अब भी वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है। इसलिए हमें कृषि पैदावार बढ़ानी होगी और कृषि में स्वचालित मशीनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाना होगा, कोल्ड स्टोरेज और एकीकृत श्रृंखला बनानी होगी, बड़े बड़े फूड पार्क बनाने होंगे। इन सबसे किसान की आय दोगुनी करने की घोषित लक्ष्य को पाना आसान होगा। दूसरा कदम है स्मार्ट गांव की स्थापना। इसके तहत 6 लाख से अधिक गांवों का आधुनिकीकरण होना चाहिए।
इसमें लगभग 50 करोड़ लोगों का जीवन बदल सकेगा। आबादी का बोझ से हाँफते शहरों को भी इससे राहत मिलेगी। गांव के जिन 10 सेवाओं की सख्त ज़रूरत है उनमें पक्का आवास, बारहमासी सड़कें, 100% विद्युतीकरण, पीने योग्य पानी, सस्ती गैस, ब्रांडेड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, किसान दुकानें और पशु फार्म हैं। तीसरा, हम अधिक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज बनाने होंगे। नई इकाइयों के लिए कम टैक्स की सरकार की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आकर्षक मेक इन इंडिया नीति के बाद चीन पर निर्भर न रहने वाले तमाम क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का आधार बनाने के वास्ते आक्रामक विनिर्माण नीतियां बनानी होंगी।